हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गैसेस स्टेट का थर्ड लेक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये सब डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है पोस्टुलेट्स, क्या है मेन पोस्टुलेट्स क्या है काइनेटिक थ्योरी के? Every gas is made up of large number of extremely small particles called molecule। कोई भी आपका गैसेस होगा, नोबल गैसेस को छोड़ देंगे। नोबल गैसेस का तो मोनोटॉमिक होता है, उसके बाद बाकी जो भी गैसेस आपके हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जो भी गैसेस आपकी हैं, वो क्या है, वो स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बनी होती हैं। और अगला वाला क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम है बेटा, वो क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होगा, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये पोस्टुलेट्स कुछ आपको याद रखने हैं। होता क्या है, कभी कभार पूछता है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आपको उसमें से क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं थ्योरेटिकल, तो उसमें आपको ऑप्शन चूज करना होगा। यदि आपको ये याद रहेगा, ये समझ में आ जाएगा, तो आप उन 4 में से 4 जो ऑप्शन होंगे उसमें से सही उत्तर चूज कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जानकारी जरूरी है। अगला बेटा क्या है, मॉलिक्यूल मूविंग कॉन्टिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन, हैंस दे केप्ट ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर। तो बेटा अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो आपस में क्या होंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करते हैं, अपने आपस में कोलाइड करते हैं, और साथ ही साथ क्या है, वॉल से भी कोलाइड करते हैं, जिसमें वो जिस वेसल, मतलब कि आप कंटेनर या वेसल में आप लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल रैंडमली कोलाइड मतलब कि मूव कर रहा है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में भी, और जो वेसल है जिसमें आपने उसे ले रखा है, उसकी दीवार से भी टकराता रहता है। अगला पॉइंट क्या होता है, एज अ रिजल्ट जब टक्कर हो रही है, क्या प्रेशर क्रिएट करेगा। एज अ रिजल्ट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, जिसमें आपने उसे ले रखा है, उसकी वॉल पे क्या है, जब गैस मॉलिक्यूल टकराएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ वेसल। तो वॉल्स के वेसल पे जो टकराएगा तो क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो गैस में प्रेशर होता है, क्योंकि वो हमेशा फ्रीली मूव कर रहा है, तो दीवार से टकरा है तो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगला पॉइंट क्या है, कोलिजन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। जो गैसेस का कोलिजन होता है वो क्या होता है, वह परफेक्टली इलास्टिक होता है। उसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता। जो जिससे कंडेंसर से मूव कर रहा है, वो जिससे टकराएगा उसमें क्या करेगा, एनर्जी उसकी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वही कह रहा है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, सो नो एनर्जी इज वेस्टेड। सो नो एनर्जी इज वेस्टेड। ये ध्यान रखना बेटा कि कोलिजन के दौरान एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है। क्या होता है इसका मतलब, व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर और विद वॉल ऑफ द वेसल, energy can transfer from one molecule to other molecule। यानी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाती है। वैसे आपको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये एक फॉर्म से फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे क्योंकि पहले कह रहे हैं कि आपका जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, तो क्या करता है, एनर्जी लॉस नहीं होती है। जब कोलिजन करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगला आपका क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार इसमें लगाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्क्वायर रूट, कोई भी ऑप्शन बना दे बेटा, आपको ध्यान रखना है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ गैस। एब्सोल्यूट टेंपरेचर मतलब टेंपरेचर इन केल्विन। जैसे टेंपरेचर बढ़ाते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे टेंपरेचर बढ़ाते जाएंगे, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस बढ़ती जाएगी। तो ये कुल पोस्टुलेट जो मैंने बता रखे हैं आपको ध्यान रखने हैं, ताकि यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे तो आप कर सके। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। पहला क्या है, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मतलब पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल।
और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये दूसरा पोस्टुलेट है। तीसरा क्या बेटा, molecule moving continuously in different direction with different velocity, hence they kept on colliding with one another as well as on the wall of containing vessels, आपस में टकराते हैं और जिस वेसल्स में उनको रखा गया है उसकी दीवार से भी टकराते हैं। जब दीवार से टकराएंगे तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट करते हैं वॉल्स पर, तो एज अ रिजल्ट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल, जो लिया गया उसकी दीवार से टकराते हैं तो प्रेशर क्रिएट करते हैं। अगला क्या है, पॉइंट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, सो नो एनर्जी इज वेस्टेड व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर और विद वॉल ऑफ द वेसल्स। परफेक्टली इलास्टिक है, एनर्जी का वेस्ट नहीं होता है। तो होता क्या है, हाउएवर, जबकि एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल ऑन कोलिजन, एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, उसका वेस्ट नहीं होता। अगला पॉइंट क्या है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द गैस। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वह एब्सोल्यूट टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पोस्टुलेट्स ऑफ गैस मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको इतने पोस्टुलेट्स ध्यान रखने हैं। अब आगे हम आते हैं कुछ तीन तरह की वेलोसिटीज पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये लेक्चर हमारा आगे कंटिन्यू होगा, इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस इन तीनों वेलोसिटी के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितना भी इनमें स्टार दे उतना स्टार कम है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आपको इसके फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला तीनों का अलग अलग याद रखना है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, क्वेश्चन कर लेंगे, साथ ही उसका रेशियो भी याद रखना है। पहले फॉर्मूले की बात करें, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हमने u से डिनोट किया है, वो क्या है, u इक्वल टू है √2RT/m, √2RT/m। यहाँ पे बेटा आपका r क्या है, यहाँ पे यदि r की बात करें तो r आपका है गैस कांस्टेंट। क्या बेटा आपका गैस कांस्टेंट। T आपका क्या है, T आपका है टेम्परेचर, टेम्परेचर का है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। ये ध्यान रखना है आपको, हमने बार बार बताया कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो टेम्परेचर हमेशा हम केल्विन में ही यूज करेंगे। रेडियन सर्टिफिकेट में दिया है, उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, उसमें 273 ऐड करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन में यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बिगर कन्वर्ट के यूज करेंगे तो ऑप्शन तो सकता आपको मिल जाए, ऑप्शन आपको मिल जाए, लेकिन वह रॉन्ग ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला आपका क्या बेटा, एम क्या है, एम आपका है, एम यहाँ पर है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ये तीन चीजें इस्तेमाल की गई हैं। आर इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है, टी इज टेम्परेचर, आपको ध्यान रखना है केल्विन में रखना है, और एम इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो जो पहला हमने डिस्कस किया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला है √2RT/m। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या बेटा, √2RT/m। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे जब भी पूछा जाए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बताइए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है √2RT/m। दूसरा बेटा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी को हमने v से डिनोट किया है, v √8RT/m। क्या बेटा ये √8RT/m, √8RT/m। ये क्या है, आपकी एवरेज वेलोसिटी। क्या बेटा ये एवरेज वेलोसिटी है, √8RT/m। आपकी जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसका v √8RT/m। और लास्ट आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS, r मतलब रूट, m मतलब मीन, s मतलब स्क्वायर। तो आपका है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला √3RT/m, √3RT/m। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तीनों फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब तीनों फॉर्मूले आपको याद रहे। मैं रिपीट कर दूं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी u √2RT/m, एवरेज वेलोसिटी v √8RT/m, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS √3RT/m। ये तीनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, याद ही रखने हैं, कोई ऑप्शन नहीं इसका, याद रखें तभी क्वेश्चन हो पाएगा। और इसका रेशियो ऐसे देखिए, हमने बहुत सिंपली लिखा है राम श्री राम, भगवान श्री राम का नाम है, श्री इसलिए लिया है, कंफ्यूजन हमेशा हम राम जी को श्री राम ही कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम श्री लगाएंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे। राम में इसलिए हमने रेशियो नहीं लगाया है। राम मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे तीनों वेलोसिटी पूछे
तो आर मतलब राम में पहला वर्ड है आर, आर मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ए मतलब एवरेज वेलोसिटी, एम मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो आपको इसी तरह याद रखना, सबसे ज्यादा ये होगी वैल्यू, वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। आर ए एम राम के फॉर्म में याद रखेंगे तो देखिए वही लिखा है, आर मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ए मतलब एवरेज वेलोसिटी इस टू एम मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इन तीनों का रेशियो यानी वी आर एम एस इस टू v इज टू u इज इक्वल टू क्या है 1.224 इज टू 1.128 इज टू 1। आपको ऑप्शन जब पूछता है बेटा तो ज्यादा पूछता है रेशियो, रेशियो आपको ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके बाद होगा आपका एवरेज वेलोसिटी, और सबसे कम आपका क्या होगा, सबसे कम आपका होगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यदि आपको राम टर्म याद है, अब आपको देखना क्या है कि वो किस क्रम में क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन के क्रम को ध्यान रखिए, तो पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिख रहा है कि पहले मोस्ट प्रोबेबल लिख रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस रेशियो को याद रखिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा, आगे हम बढ़ते हैं। अब हमको इसमें और चीजें ध्यान रखनी है, ये आपको वेलोसिटी के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, आप सुनाए कितना इंपॉर्टेंस है इसका, लगभग हर साल या एक साल छोड़कर पूछा ही जाता है इस पर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चों को उम्मीद रखी जाती है कि आपको याद होगा। कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपको याद नहीं है ठीक से, तो इसलिए आपको इसे याद रखना ही रखना है। इसके आगे हमें क्या ध्यान रखना है, फिर आपका आएगा काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन आपको याद रखनी है, वो क्या है, वो है आपका बेटा PV इक्वल टू 1/3 mn VRMS, mn/VRMS। ये आपका है क्या, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। यहाँ पे P आपका है बेटा प्रेशर ऑफ गैस, M आपका है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, N आपका है बेटा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और VRMS आपको पता है क्या है, क्या बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपसे पूछा है काइनेटिक गैस इक्वेशन, आपकी 4 ऑप्शन देके आपको पूछा काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, तो आपको फॉर्मूला याद जाए PV इक्वल टू 1/3 mn/VRMS स्क्वायर, मतलब सॉरी VRMS, PV इक्वल टू 1/3 mn/VRMS। V क्या बेटा का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका क्या है, रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यह रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू होता है, थ्री बाई टू स्मॉल के टी, तो यहाँ पे जो आपका स्मॉल के है बेटा, ये स्मॉल के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका मान क्या होता है, स्मॉल के इक्वल टू होता है
R/n। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, R/n। और यहाँ पे R क्या है बेटा, R आपको पता है R क्या है, R आपका है गैस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और n क्या है, n आपका है एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर। क्या बेटा, एवोगैड्रोस नंबर। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 6.02। क्या मान होता है, 6.02 इंटू 10 का पावर 23। क्या होता है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। तो आपसे पूछे काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखिए, तो आप लिखेंगे PV = 1/3 mn VRMS। और आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पूछे कौन सही है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT। स्मॉल के बेटा है, स्मॉल के मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी के स्मॉल के की वैल्यू होती है R/n। R क्या आपका, R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, n क्या है, n आपका है एवोगैड्रो नंबर। क्या बेटा, एवोगैड्रो नंबर है। T है एब्सोल्यूट टेंपरेचर। और आपको नहीं बताया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो देखिए बेटा ये 3/2 नंबर है, कांस्टेंट है, k इज आल्सो कांस्टेंट। यदि इसको बात करें तो आपका ये रिलेशन निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T। क्या निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू T। T मतलब एब्सोल्यूट टेंपरेचर एंड टेंपरेचर इन केल्विन। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपसे पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी निकाले पूछ सकता है, आपको K का मान पूछ सकता है। K क्या है, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू R/n। K का मान पूछेगा तो आप R/n डिवाइड करेंगे और बता देंगे। क्योंकि कॉपी हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं बेटा एक और चीज जो आजकल पूछी जाती है। ये है वैसे स्पेक्ट्रा का पार्ट, लेकिन हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पूछ सकता है और यहाँ समझना हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम गैसेस डिस्कस कर रहे हैं। वो आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। सब पूछता है ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। उसके लिए सिंपली फॉर्मूला बेस हम लोग से सीखेंगे। ज़्यादा इसमें हमें नहीं सीखना है, बहुत डिटेल में हमें नहीं सीखना है इसको, बस इसमें से फॉर्मूला बेस सीखना है। क्या है बेटा आपका, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें आपका पूछ लेता है बेटा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। मॉलिक्यूल आपको दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं। क्या होता है पहले समझिए बेटा, क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स needed, number of coordinate needed to specify the position, specify the position of all mass point। मास पॉइंट किसे कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं एटम्स को। किसे कहते हैं, ऑल मास पॉइंट मतलब एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉल्ड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ। क्या कह रहे हो बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट needed to specify the position of all mass point या atom। mass point किसे कहते हैं, एटम्स कहते हैं। in a molecule is called number of degree of freedom। यानी आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बताना है जो स्पेसिफाई करेगा किसको, एटम्स को, मॉलिक्यूल में स्पेसिफाई करेगा उसकी पोजीशन को, वो क्या होता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके लिए आपको फॉर्मूला वैसे ही आपको इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बहुत इजी करें, बहुत आसान है। समझिए इसमें क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज ड्यू टू तीन वेज होते हैं काइनेटिक एनर्जी। पहला आपको पता है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा क्या बेटा, दूसरा क्या है वाइब्रेशनल मोशन,
ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, और तीसरा आपका है रोटेशनल। इन तीन मोशंस मॉलिक्यूल के इन तीन मोशंस की वजह से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, इन तीन मोशंस की वजह से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो ध्यान से समझिए इस फॉर्मूले को। मॉलिक्यूल हैव किसी मॉलिक्यूल की बात करें, हैव 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि आपसे सिर्फ फ्रीडम पूछे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो 3 होगा। कौन कौन से यहाँ पे, वेयर n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, यानी किसी मॉलिक्यूल में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3n के बराबर होगा। यहाँ पर कैपिटल n क्या है, कैपिटल आपका है नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। जैसे आपकी बात करें यदि हम H2O की बात करें, उसमें यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाए, H2O में कितने एटम है, 3 एटम है, 3 3 9, तो H2O का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 9 होगा। यदि आपसे पूछे CH4 में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो CH4 में कितने एटम है, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 5 एटम है, तो उसका कितना होगा, 5 3 15 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो जितने किसी भी मॉलिक्यूल में एटम है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब मुद्दा ये आया, तो पूछता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। क्वेश्चन इस तरह आता है, ये पूछे तो आसान नहीं है, उसके लिए भी हम लोग सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। इसे कॉपी कर लीजिए, इधर का हो गया कॉपी। तो अब कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। हो गया बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल आपका होगा लीनियर या नॉन लीनियर, भाई दो ही तरह मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या तो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होता है, 3 होता है। तो एक काम तो हो गया बेटा, क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक, नल दिमाग में NaL है, ठीक, ओके। अब आते हैं, दूसरा मुद्दा आता है आपका ये कि लीनियर मॉलिक्यूल, ये तो फिक्स हो गया कि आपका जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हमेशा 3 होगा, मॉलिक्यूल चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, ठीक। अब हम बात करें लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो फर्क क्या पड़ेगा, लीनियर मॉलिक्यूल हैव 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2 होगा। और यदि नॉन लीनियर होगा, यदि आपका नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हैव 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ, लीनियर होगा तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा, नॉन लीनियर होगा तो 3 होगा। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 ही होगा। अब आता है अगला मुद्दा, कौन बचा बेटा, आपका बचा ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हैंस, एक एक करके कंडीशन लेते हैं। हैंस पहला हमारा है केस ए, फॉर लीनियर molecule having n atoms। लीनियर आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, n एटम है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा,
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो तो वैसा 3 ही होगा। अब बात करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर के क्या था ओरिजिनल 2 था, 2। और आपका फिर बचा क्या? वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या होगा बेटा? वो होगा आपका 3n। तो बेटा टोटल होता 3n क्या होता बता आपको कि कोई भी मॉलिक्यूल आपका होगा वो क्या होगा? 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो 3n टोटल होता है, इसमें क्या हो गया आपका? ये 5 कम हो जाएगा, -5। 3n -5 कितना होगा? 3n -5 होगा आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसमें? लीनियर मॉलिक्यूल में। किसमें बेटा? लीनियर मॉलिक्यूल में। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपका मॉलिक्यूल लीनियर है कैसे बताइए, आपको हाइब्रिडाइजेशन पर निकालना आता है, आपको मॉलिक्यूल ये बता जाए कि लीनियर मॉलिक्यूल किससे पूछ रहा है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, वाइब्रेशनल पूछे तो उसका आंसर 2 होगा, और सॉरी रोटेशनल पूछे तो आंसर 2 होगा, और वाइब्रेशनल पूछे तो 3n -5 होगा। तो ये फॉर्मूला आपको यदि याद है तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल में क्या बेटा बता सकते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल में आप बता सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत इजीली इस फॉर्मूले की सहायता से। अगर कॉपी हो गया तो हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का करें। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो गया सेट, कॉपी कर लिया आपने। ये तो हो गया आपका लीनियर मॉलिक्यूल का। हम बात करते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। समझिए हमारा केस बी हुआ, केस ए हमने डिस्कस कर लिया। केस बी हमारा क्या है? फॉर नॉन लीनियर molecules, for non-linear molecules having n atoms। इसमें एटम की संख्या क्या बेटा? कैपिटल n है, तो क्या होगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो तो बेटा फिक्स है, सबके लिए क्या होता है? 3 होता है। और आपका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कितना होता है बेटा? 3 होता है। इसके मतलब आपका जो लास्ट बचा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना होगा बेटा? वो होगा टोटल था आपका 3n, और ये 3 और 3 मिला के हो गया 6। क्या होगा? 3n -6। लीनियर में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n -5, और नॉन लीनियर में होता है 3n -6। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, और ये ध्यान रखना होगा कि जो आपको मॉलिक्यूल दिया है वह लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये आपको पता रहेगा। तो आप ये कर सकते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं, 2 मॉलिक्यूल हम डिस्कस करते हैं। पहला मॉलिक्यूल हमारा है बेटा आपका CO2। यदि CO2 में पूछे तो आपको पता बेटा CO2 क्या होता है? CO2 का लीनियर होता है। CO2 क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है। इसमें पूछे तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा? देखिए भाई टोटल एटम कितने हो गए? 1 2 3, n का मान कितना हो गया? 3 हो गया। और बता कितना था बेटा आपको? ये तो हमेशा क्या होता है? 3 होता है। ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा 3 ही होता है। अब आते हैं अगला, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना बेटा? क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल का पता है, लीनियर मॉलिक्यूल का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा बेटा? 2 होगा। और लास्ट आपका क्या बचा? लास्ट आपको बचा वाइब्रेशनल।
वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ सॉरी फ्रीडम वो कितना होगा देखिए फॉर्मूला क्या 3n माइनस 5 n कितना है 1 2 3 तो 3n मतलब 3 into 3 ये होगा 3n माइनस 5 तो 3 3 9 9 से 5 गया 4 कितना बचा तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन CO2 मॉलिक्यूल कितना होगा बेटा 4 होगा कितना होगा 4 होगा इसे कॉपी करिए इधर हो गया बेटा कॉपी तो हम एक दूसरा एग्जांपल कैसे करते हैं जिसका क्या हो जो नॉन लीनियर हो क्या होगा आपका नॉन लीनियर हो तो आपको समझ आ रहा है कैसे हम निकालेंगे हमसे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे वाइब्रेशनल पूछे रोटेशनल पूछे जो पूछे हम बता देते हैं हमको ये पहले देखना है कि मॉलिक्यूल हमारा लीनियर है कि नॉन लीनियर है फिर फॉर्मूले में रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा नेक्स्ट हमारा है CH3Cl ये बेटा आपका नॉन लीनियर है क्योंकि इसका क्या होता है स्ट्रक्चर इसका होता है H और Cl ये क्या होता है बेटा ये होता है टेट्राहेड्रल क्या है टेट्राहेड्रल नॉन लीनियर है इसमें क्या है आपका ये नॉन लीनियर एग्जांपल हुआ तो देखिए इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा वो होगा 3 फिर नेक्स्ट आपका क्या है नेक्स्ट हमारा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा वो होगा आपका 3 क्योंकि नॉन लीनियर क्या होता है 3 होता है और लास्ट आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो क्या होगा बेटा वो आपका होगा 3n माइनस 6 होगा 3n कितना n कितना 1 3 4 5 तो 3 into 5 minus 6 कितना हो गया 9 कितना हो गया 9 3 बजे 15 15 से कम हुए 9 तो ये आपने देखा बेटा कि आज आपसे लीनियर मॉलिक्यूल पूछे दे रखा है आपको नॉन लीनियर दे रखा है तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल लीनियर है नॉन लीनियर है क्योंकि वह सिर्फ मॉलिक्यूल का एग्जांपल देगा तो आप उसको हाइब्रिडेशन से या आपको पता है पहले से कि लीनियर है नॉन लीनियर है आप कंफर्म कर लेंगे उसके बाद फॉर्मूला में रख के आपसे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे आप बता सकते हैं बट ऐसे कॉपी कर लीजिए फिर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कॉपी कर लीजिए अब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया है अब हम उस पर कुछ उस जो थ्योरी पढ़ी है आपका गैस स्टेट की उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाए पहला क्वेश्चन क्या है द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रेंज फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 927 डिग्री सेंटीग्रेड द वीआरएमएस ऑफ गैस इज तो बड़ा देखिए पहले क्या है पहली कंडीशन जो आपकी रही होगी V1 वीआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यदि हम उसकी बात करें वीआरएमएस की बात की है तो गैस आपकी फिक्स रखी है तो गैस कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू होता है रूट 3RT/m क्या होता है बेटा रूट 3RT/m होता है तो यदि इसमें क्या है आर कांस्टेंट है सेम गैस है तो m भी कांस्टेंट है तो इसको हम कर सकते हैं वीआरएमएस इक्वल टू होगा प्रोपोर्शनल टू T क्या है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू आपका टेम्परेचर ही कर रहा है दो केस में दे रखा है तो इसको हम कह सकते हैं V1 by V2 इक्वल टू T1 by T2 ओके बेटा अब आगे बढ़ते हैं पहले जो बोल रखा है पहले टेम्परेचर 27 दे रखा है तो यानी T1 का मान कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी इसको कैलकुलेट बदलिए 27 प्लस 273 मतलब हो गया कितना बेटा 300 कैलविन T2 कितना दे रखा है बेटा T2 दे रखा है 927 तो इस पर 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1200 कैलविन अब इसमें आप पुटअप कर दीजिए इसमें आप पुटअप कर दीजिए तो V1 बाई V2 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा रूट 300 बाई 1200 ये कटेगा बेटा 4 यानी रूट 1 बाई 4 ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा तो V2
2 इक्वल टू क्या होगा 2V1 होगा, यानी क्या हो जाएगा टेम्परेचर यदि गैस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 927 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो आपका जो वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो पहली वाली कंडीशन से जस्ट डबल हो जाएगी। ऑप्शन देखिए गेट हाफ गेट डबल, ऑप्शन बी इज राइट। आपको कुछ नहीं करना था बेटा, मैंने आपको था इसलिए मैंने आपको लिखा, अदरवाइज आपको ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछ रखा है और सेम गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, वो कट जाएगा, आर कांस्टेंट है वो भी कट जाएगा, बचे क्या T1/T2, इससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द टेम्परेचर एट विच, क्वेश्चन क्या है अगला, the temperature at which the root mean square velocity of SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड molecule is the same as that of oxygen at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी SO2 के लिए टेम्परेचर पूछा गया है, ऑक्सीजन के टेम्परेचर बता रखा है, कह रहा है कि दोनों की रूट में स्क्वायर वेलोसिटी सेम है, ऐसा कब होगा, इसको हम लोग करेंगे बेटा। पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके इसका सॉल्यूशन, ये हमारा क्वेश्चन कौन था, ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, कॉपी कर लिया बेटा आपने, ठीक हो गया, काट दूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 हमें करना है, उसमें क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और उसकी बात कर रखी है, टेम्परेचर पूछ रखा है, पहले सल्फर डाइऑक्साइड कर रखा है तो हमें यानी TSO2 उसने पूछ रखा है। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर वेलोसिटी दोनों की सेम है, किसकी, यानी VSO2 इक्वल टू VO2, रूट में स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है बेटा, रूट में स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, बात कर लेंगे आगे। किसके किसके बीच में, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 आपका होगा कितना बेटा, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है भाई, SO2 ठीक से लिख दें, SO2 दो ऑक्सीजन तो वही 32, दोनों मिला के हो गया 64। यदि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते कितना होगा, ये 16 दूनी 32, भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, दो ऑक्सीजन है तो 16 32 हो गया, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन तो 32 32 64 होता है। यहाँ तक बात हो गई। आगे हमें क्या करना है बेटा, हमसे पूछ रखा है टेम्परेचर ऑफ O2 दे रखा है, TO2 दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ O2 कितना रखा है 27 डिग्री दे रखा है, तो 27 डिग्री दे रखा है, इसमें 273 जोड़ लेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। हम बात करें बेटा वेलोसिटी की, तो VRMS क्या होता है, VRMS होता है √3RT/m। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 एक नंबर जो कांस्टेंट होगा, R भी आपका कांस्टेंट है, यदि दो अलग अलग केस में देखेंगे तो V फर्स्ट बाई V सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा T1/m1 इंटू M2/T1, ये हमारा रिलेशन होगा, ठीक है। T2 दूसरा केस है ना T2, इसको भी हम यहाँ बात कर रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन में, पहले हमने सल्फर की बात रखी है, तो वेलोसिटी रूट में स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाई रूट में स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा, पहले हमने क्या रखा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड रखा है, तो टेम्परेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका रिलेशन बनेगा। ध्यान रखिए बेटा, TO2 मतलब टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ये आपको समझाना बेटा, इसलिए वैसा करना, वरना फटाफट कर लेंगे, आपको यदि फॉर्मूला चीजें बता देंगे जल्दी हो जाएगा। ये आपको सिखा रहे हैं कैसे किया गया, दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू, दोनों सेम है क्योंकि बता रखा पहले उसमें कि आपका जो वेलोसिटी है दो रूट में स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और रूट में स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, सेम है, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। TO2 क्या है, पूछ रखा है, इसको ऐड कर दीजिए, TO2 आपसे TSO2 पूछ रखा है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। M दे रखा है 64, TO2 आपको दे रखा है 300 केल्विन आपको है, बताइए, ठीक है। अगला बेटा क्या है, MO2 32, ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, ये हो गया आपका 1 इक्वल टू रूट TSO2 टेम्परेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बटे 600, ओके। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड,
हम लिख दे रहे बेटा, मैंने आपको लगा क्या कर दिया सर ने, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बेटा इधर 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये आपका हो जाएगा TSO2 बाई 600 इक्वल टू 1 और TSO2 जो आपका होगा वो होगा 600 केल्विन। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा किसमें दिया है, ऑप्शन में केल्विन में दे रखा है 400, 800, 1200, 600। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इस वाले का ऑप्शन क्या था, बी, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो अब देखिए हमको बड़ा इतना इसलिए बताना पड़ा, आपको लग रहा है इतना लंबा किया है, इतना लंबा आपको समझाने के लिए करना है। आपको बड़ा चीजें बता देंगे तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, एक ही स्टेप में सीधे इस स्टेप को लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ये सब स्टेप को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेकिन क्योंकि हमें समझाना है तो आपके दिमाग में पहले ये बात डालनी, क्वेश्चन सोचेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे समझेंगे, इसकी बात हमें करनी थी, इसलिए हमको पूरा डिटेल में आपको समझाना पड़ रहा है। वरना बाकी आप डायरेक्ट यहीं से करेंगे, आपको रिलेशन पता है ये होता है, आप सीधे रिलेशन बनाएंगे उसका और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ओके, कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, एट व्हाट टेम्परेचर आर एवरेज स्पीड ऑफ CH4 विल बी सेम एज दैट ऑफ O2 एट, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बेटा रूट में स्क्वायर वेलोसिटी दे रखा था और यहाँ पे क्या एवरेज वेलोसिटी से है, बाकी क्वेश्चन सेम है, कॉपी कर लीजिए। बिट्टू वही क्वेश्चन में देखिए, यह PG 2000 पूछा गया, सेम पैटर्न में क्वेश्चन PG 2003 पूछा गया, जस्ट रिपीट हुआ है, अगले साल ही रिपीट हो गया, बस पैटर्न चेंज कर दिया। यहाँ पर बात किया था रूट में स्क्वायर वेलोसिटी का और यहाँ पे देखिए यहाँ पर बेटा बात किया रूट में स्क्वायर वेलोसिटी का और 2003 में बात कर दिया एवरेज स्पीड का। ये आपको हम दिखाएंगे, दोनों का रिलेशन जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा। कॉपी कर लिया बेटा, अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए अब यहाँ हमारा टाइम बच जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किसको पहला केस मानना है, किसको दूसरा। नियम यही है, जिसके बारे में पहले बताया जाए वो पहला केस होता है, जिसके बारे में बाद में बोला जाए वो दूसरा केस होता है। तो देखते हैं हमारा, आपको पता है कि V एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल टू होता है √8RT/πm। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो V एवरेज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, R एक नंबर है, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो यहाँ भी होगा T/m। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी ही आएगी। तो यदि दो के रिलेशन की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट केस इन डिवाइड बाय सेकंड केस क्या होगा, वही होगा जैसे पीछे क्या था, T1/m1 इनटू m2 इनटू T2, ये रिलेशन आएगा। कभी भी आपको दो अलग अलग केस में आपको निकालना हो तो आपको ध्यान रखना होता है, रूट में स्क्वायर वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट d/t आएगा, क्योंकि सब में क्या है, टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट होता है। ठीक है बेटा, अब आप बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या करा, एट व्हाट टेंपरेचर द एवरेज स्पीड ऑफ CH4 विल बी सेम एज O2। यानी इसने कहा कि बेटा V1 यानी आपका V CH4 बाई VO2 दोनों रिलेशन है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पहले हमने CH4 को माना है तो टेम्परेचर ऑफ CH4 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 मतलब मेथेन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं बेटा, ये दोनों सेम बोल रखा है, पहले बता दिया इसने कि वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ मेथेन और एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के आपका 1 हो जाएगा। इधर देखिए टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर पूछ रखा है इसका CH4 का, तो ये आपको निकालना है CH4 और उसके बाद ऑक्सीजन का दे रखा है 300 केल्विन। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट CH4 कितना होता है मेथेन का, मेथेन में कार्बन 4 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 4 कितना होगा, भाई कार्बन CH4 की बात करें तो कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1 प्लस 4, ये कितना हो गया 16 हो गया। ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन में, आपको मॉलिक्यूलर वेट का ठीक से निकालना पड़ेगा। टेंपरेचर कितना होता है, ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन का 300 दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है, तो आपको केल्विन में दे रखा है तो कन्वर्ट नहीं करना है। यदि फिर सेंटीग्रेड में होता है तो केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि केल्विन में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट नहीं करना है। फिर बेटा इसके बाद क्या है, आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला कितना होता है बेटा 16 × 2 यानी 32, तो ये देखिए कट जाएगा, 32 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर कर देंगे ये 1 = हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150, तो TCH4/150। देखिए बेटा 16 से नहीं काटा, 16 से 32, 2 से 300 काटा, 150 बचा,
तो TCH4 कितना होगा 150, ये केल्विन में होगा, किसमें होगा केल्विन में। और हमारा ऑप्शन किसमें दे रखा है, ऑप्शन हमारा केल्विन दे रखा है, पहला ऑप्शन 150 है, तो पहला ऑप्शन ही आपका टिक हो गया। तो आपने देखा बेटा ये रिलेशन आपको बताया गया कि अपने क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज क्या रहेगी, स्पीड में आपको हो जाएगा। आप फटाफट कर सकते हैं, क्वेश्चन जो आपको कराया है उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को समझिए। सबसे मेन आधा क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व करेगा जब आप क्वेश्चन को पढ़ते ठीक से हैं और वो क्या कहना चाहता है समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है वो समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। वैसे कॉपी करिए, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करें आपसे, कॉपी करिए बेटा। ओके बेटा कॉपी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पर ही है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हैव द रेशियो। तो इसमें आपको मैंने पढ़ाया था, वही बताया था, इसमें आपको ध्यान हमेशा रखना है राम, RAM, भगवान श्री राम का नाम लीजिए और चढ़ जाइए क्वेश्चन के पहाड़ी पर। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का रेशियो क्वेश्चन पूछा है किसमें, तो ये आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका R होगा, क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, इसने रेशियो क्या है, इसने m का दे रखा है, यानी जो आपका है ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देन आपका एवरेज वेलोसिटी, देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसमें आपको दिया क्या है, मोस्ट प्रोबेबल पहले दे रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज टू एवरेज वेलोसिटी इज टू r, यानी इसके मतलब क्या होगा बेटा, आपका इधर से इधर वैल्यू क्या होगी, इधर से आपका क्या होगी इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि r सबसे ज्यादा है भाई, राम में r क्या है सबसे ज्यादा, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा आपकी है, उससे कम आपकी एवरेज वेलोसिटी और सबसे कम आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें क्या हो बढ़ने का क्रम हो, सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा। अब देखते हैं इसमें कौन सा है बेटा, कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा, ज्यादा ज्यादा कम नहीं नहीं, ज्यादा कम कम नहीं, ज्यादा सॉरी मतलब मीडियम, ये तो आपका पहला देखिए बेटा आपका मैच कर रहा है, क्योंकि सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा। ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है 1:1.13:1.2। देखिए ये 1 है बेटा, ये 1.1 है, 1.13 क्या है, 1.13 उससे ज्यादा हुआ और उससे ज्यादा क्या है 1.22 से ज्यादा हुआ, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी और ये क्या है ओके। आपको वहां रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है कि आप कैलकुलेट करने बैठ जाइए, आप हमेशा याद रखिए राम जब आपको याद है रूट में स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम एवरेज वेलोसिटी, उससे कम आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आपको जिस क्रम में पूछा है हमेशा क्रम की बात होती है, इसमें पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोला है तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का देखना है, जिसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम है, इस क्रम में लिखना है आपको, तो वो सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा, आपको ये क्रम छांटना था, सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा, बाकी में क्या है ज्यादा ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर कम, तो ये गलत था। यहाँ पे क्या था सबसे ज्यादा फिर सबसे कम फिर ज्यादा, तो ये रेशियो पहला आपका ऑप्शन सही है। तो सबसे सिंपल तरीका है, क्वेश्चन है आपको ये याद है, राम वाला जो तरीका आपको बता रखा है हमने कि सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी, देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे कम होगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और सबसे ज्यादा होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बड़ा इसे कॉपी कर लीजिए और इसी साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। आपको वीडियो मेरे कैसे लग रहा है कमेंट में आप जरूर मैसेज करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो मेरा वीडियो अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तैयारी आपकी लगातार हमारे साथ चलती रहेगी। अब रिवीजन की आदत डाल लीजिए क्योंकि हमारा इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो गया है। हमारे चैनल पे इनऑर्गेनिक पूरा वीडियो दे रखे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे रखे हैं। आप रिवीजन भी करने का टाइम निकालिए, पर डे कम से कम 2-2.5 घंटा रिवीजन करिए और आगे भी बढ़ते चलिए। ये हमारा तीसरा वीडियो है गैस स्टेट का, फिर उसके बाद हम लोग बेटा गैस स्टेट खत्म करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।